सेटल्ड। आप लोगों को 4 मिनट बाहर इंतजार करना पड़ गया। इतने जोश में आप लोग आए हुए थे, सारा जोश ठंडा हुए जा रहा था। आपने कहा बस क्लास में जाएं और जो है ना बस जल्दी से इल्म पकड़ना शुरू कर दें। चलें, बस वो पीछे वाली क्लास में भी जरा आज टॉपिक थोड़ा सा जरा ज्यादा थे, तो वो जब यहाँ पे भी कभी जरा बड़ा टॉपिक होगा तो इधर भी हम थोड़ा सा ज्यादा आगे तक चले जाएंगे। वैसे सीलो में ज्यादा बड़ा होता ही कुछ नहीं, अब सिवाय चैप्टर 3 की कोई बड़ी चीज तो है नहीं, तो इधर जरा मुश्किल ही होता है। आपको होता है सीलो का सिलेबस बीलो से भी छोटा है। बेचारा इतना मासूम सा पेपर है, इसमें फेल होने में बहुत बेइज्जती होती है, आखिर बेइज्जती होगी इसमें ना, फेल होना नहीं है। छोटे छोटे से बच्चे आगे बेइज्जत करके जा रहे होंगे, पीआरसी से आए हुए बच्चे ना, उनको सीनियर बता रहे होंगे पता है ये फेल हो गया कमती लॉ में, वो हासा उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जब नया कमती लॉ देखेंगे ना, वो 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर का कमती लॉ होगा, इससे भी छोटा होगा। और जब आईकेप ने 40% लॉजिक वो रट्टे वाले और 60% लॉजिकल सवाल पूछने हैं, तो रट्टे वाले सवाल उसने कमती लॉ वाली तरफ शिफ्ट कर देने हैं, लॉजिकल सवाल कर देगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह की तरफ शिफ्ट। तो होगा ये कि बच्चे जब देखेंगे कि इतना आसान पेपर, इतने प्यारे पेपर इसके पास एग्जाम्स, तो फिर वो आपको देख के सोचेंगे कि ये बच्चा जो है ना फारिग था, बिल्कुल ही फारिग था। तो इस बेइज्जती से बचने का एक तरीका है कि या तो हम कमती लॉ का पेपर ही ना दें, लेकिन ये तो सबसे थका हुआ सोल्यूशन होता है। तो बेहतर सोल्यूशन क्या है? पेपर पास कर ले, और इंशाल्लाह ये पास हो जाना चाहिए, अल्लाह करे पास हो जाए। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे भी इस वक्त तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, हैट्रिक चांस होने वाला है। हर साल जो है ना हमारा माशाल्लाह से एक लॉ का मेरिट सर्टिफिकेट आ रहा होता है, तो इस दफा का अभी तक नहीं आया, मार्च अटेम्प्ट में नहीं आया, तो इस अटेम्प्ट में जो है ना वो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह चांसेस हैं। मतलब एक स्ट्रीक चल रही है, हर साल में एक आध आ जाता है कहीं ना कहीं से, तो हो सकता है आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप जज्बाती हो के जो है ना वो मेरिट सर्टिफिकेट ले लें। आप सोच रहे हैं सर पता नहीं किन बच्चों से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए, हम तो इसलिए आए थे कि हमने तो पढ़ाई नहीं कमती लो सारा। तो लोग आखिरी महीने में भी तैयारी करके भाईजान मेरिट ले लेते हैं। तो शायद मैंने बीलॉ का भी अपने एक स्टूडेंट का आपको या शायद बीलॉ वालों को बताया होगा कि उसने तो 1.25 महीने वाले कोर्स में एडमिशन लेके मेरिट लिया था, और उस वक्त लिया था जब हाईएस्ट एवर तादाद ने आईकेएफ में पेपर दिया था। 9000 से ऊपर बच्चों ने बिजनेस लॉ का पेपर दिया था, उसमें एक बच्चे ने 1.25 महीने की तैयारी से मेरिट ले लिया। तो आप लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का पढ़ ही रहे थे पीछे कहीं। आप लोगों ने पहले 2 सिलेबस एरियाज में से सिवाय चैप्टर 6 के कवर कर लिया। ये संडे का मतलब यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा सांस मिल जाए, मौका आ जाए, आप फ्रेश हो जाएं और अभी तक चीजें आपके हाथ से स्लिप ना हुई हो। नॉर्मली हम ये करते थे कि 6 दिन की क्लासें होती थी, फिर एक ऑफ होता था, फिर 6 दिन की क्लासें होती थी। तो जब हमने 5 दिन की क्लासें करके जल्दी ऑफ बीच में ले आए, ताकि जो है वो आप लोगों को एक टारगेट मिल जाए और जो थोड़े से पीछे रह गए वो दोबारा आ जाए, ताकि ये हफ्ता आप फिर साथ साथ चलने की कोशिश कर सकें। तो क्या आपने इस छुट्टी का फायदा उठाया? जी सर, वो पबजी में दूसरों की क्या बेसें तबाह करनी होती है, कुछ भी नहीं करना होता, बस कत्ल करना है, उससे चीजें छीननी होती होंगी, जिसको कत्ल करेंगे उसके सारे एसेट्स आपके हो जाएंगे। तो इसमें जो रियल बंदे उनके रियल आईडीज होते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि ये मेरा ही दोस्त ये जा रहा है, तो वो फिर वो दोबारा आएगा तो पैसे दे के आना पड़ेगा उसे। अगर एक बंदा का अकाउंट मर जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है, तो वो दोबारा से उसमें बर्थ ले सकता है। रिकॉल, इसका क्या तरीका होता है? मतलब बस अच्छा टावर हाथ लगाएं तो रिकॉल हो जाते हैं, वाह, ये एक दफा ऑप्शन है। और अगर खत्म, ये भी खत्म, नेक्स्ट मैच में एंटर होगा। अच्छा, इसका मतलब एक मैच चल रहा होता है, पूरी दुनिया के सारे लोग एक मैच खेल रहे होते हैं। अच्छा, 100 बंदों का मैच चल रहा होता है, और वो एक ही दिन चल रहा होता है या वो भी 2-3 दिनों पे स्प्रेड होता है? हर मिनट बाद मैच शुरू होता है। नहीं, मैं अंदाजा लगाना चाह रहा हूँ कि आप लोग आजकल किन चीजों में ज्यादा मुलव्विज है। थोड़ा समझ रहा हूँ कि ये जनरेशन अपने टाइम को कहाँ कहाँ कैसे कैसे किल करने की कोशिश कर रही है जी। नहीं तो ये एक नेट, वो जो क्या कहते हैं, जो मैच होता है वो कम से कम कितनी देर का होता है? कम से कम आधा घंटा, और ज्यादा से ज्यादा ठीक है। नहीं, अगर आप ये कहते हैं ना कि नहीं मैच 5 घंटे का होता है, तो फिर मैं हैरान होता कि क्लासें तो आप लोगों को बहुत लंबी लगती हैं, तो वहां पे आप 5-5 घंटे के मैच खेल रहे हैं। इसका मतलब है उधर भी आप लोगों को देख के उन्होंने मैच डिजाइन किए हुए हैं कि इतना ही बर्दाश्त कर सकते हैं बच्चे।
बड़ा वैसे टैलेंट है, आधे घंटे में दूसरों को ढूंढना, जा जाके उन्हें गोली मारना। आप लोग बड़े क्रिएटिव है। तो आधे घंटे में तो सीलो का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तब टारगेट रख लिया कीजिएगा ना, जब छुट्टियां हो, जिस भी दिन सीलो का जैसी चैप्टर तैयार हुआ, एक मैच खेलना है मोटिवेशन के लिए, अपने आप को मोटिवेट करना है। आप उल्टा तो नहीं करते, जब 5 मैच लगातार जीत गए तो फिर कम सीलो का चैप्टर। ठीक है जी। तो हाँ, आप कहेंगे नहीं सर आप बहुत पुराने दौर की बात कर रहे हैं, ये तो पबजी वाली बातें, अब तो जो है वो फ्री फायर है और पता नहीं और भी कोई इस तरह की चीज चलती होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त आप लोग सब के सब जो है वो गेम्स को बहुत पसंद करते हैं, नहीं पढ़ाई को पसंद करते हैं, रील्स पसंद करते हैं। रील्स आप देखना चाहते नहीं है, आ जाती है सामने, फिर आप उसे भगाते हैं, कोई और रील आ जाती है, आप नहीं देखना चाह रहे, आप उसे भगा रहे हैं, नई से नई रील आ रही है। तो 1 घंटे में आपने मेरे ख्याल में हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या बनाया होगा, 150 रील्स देखने का। ठीक है, चले बहरहाल, इस वाकई ये रील्स वाली दुनिया ना, इसने बहुत ही टेम्परामेंट शॉर्ट कर दिया, बहुत ज्यादा। आपको हर 35 सेकंड बाद एक नया कंटेंट चाहिए, और सीलो की किताब उठाएं तो 35 मिनट तक समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। इधर कंटेंट बदलता ही नहीं है, उतना ही स्टैटिक सफा है, उसमें कोई वाइब्रेशन भी नहीं हो रही, वो घूम भी नहीं रहा, उसमें रंग भी नहीं आ रहे। तो बड़ा जुल्म है, आप इतनी रंग बिरंगी दुनिया के आती हैं और उसके बाद आप खुश किताबों में। हम अगली दफा किताब का बैकग्राउंड कलरफुल कर लें। ये सारी क्लासें रील्स की फॉर्म में देते हैं, 1.5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट, टीचर 1.75 पे दौड़ता हुआ जल्दी से कॉन्सेप्ट दिया और आगे निकल गया। चले, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आपके हिसाब से कंपैटिबल हो सके। लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है कि जब तक आप हमारे हिसाब से कंपैटिबल ना हुए, पेपर पास करने के लिए शायद थोड़ा इस्तेकाम जरूरी है। चले, अल्लाह करे जल्दी से जल्दी आपके मॉड वाले लेक्चर्स आ जाएं। और जब हम उस मॉड के लेक्चर देते हैं, नियर पीयर जो है, एक तो हमारे कॉलेज का नियर पीयर पे वो हो रहा है, होस्ट हो रहा है, उसके अलावा नियर पीयर का अपना क्लासिक विंग है, वहां छोटी छोटी वीडियो बनाई हुई होती है उन बच्चों के लिए जो आज के दौर में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते ज्यादा देर के लेक्चर। वहां बच्चे जाते हैं, कहते हैं तो बहुत छोटी वीडियो है, यहाँ आते हैं कहते हैं बहुत लंबी वीडियो है। तो कुछ ना कुछ अब दरमियानी सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा। वाइंडिंग अप, अच्छी वाली कंपनी हमने शुरू की थी 4-5 दिन पहले, एक डब्बे में पैसे डाले थे, उस डब्बे को एक नाम दिया था, उस डब्बे की पहचान बनाई थी, उसको गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर करवाया था, सारे लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरे थे। फिर हमने समझा था कि इसका शेयर कैपिटल कैसे होगा, फिर हमने समझा था कि डिविडेंड कैसे देंगे और ये अपने अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाएंगे। तो दिस इज टू अर्ली कि हम इसकी वाइंडिंग अप की बात करें, लेकिन इस चैप्टर के बीच में आने से ना एकदम से मोटिवेशन सी ऐड हो जाती है कि एक चैप्टर की और अचानक से 15-20% वेटेज कवर हो गई। अच्छा सा लगता है कि चैप्टर करते साथ ही आप सिलेबस की 3 वेटेज एरियाज में से एक चैप्टर को छोड़ के सारा कवर कर चुके होंगे, फिर रह जाएंगी 2 बड़ी वेटेज एरियाज। तो वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है? खत्म हो जाना। यानी अगर मैं आपसे कोई कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है तो इसका तर्जुमा ये होगा कि वो कंपनी फौत हो चुकी है, हो रही है। इसका मतलब है वाइंडिंग अप फौतगी का एक पूरा प्रोसेस है। वाइंडिंग अप एक पूरा प्रोसीजर, एक पूरा सीरीज ऑफ थिंग्स है जिसके अंदर एक कंपनी को खत्म किया जा रहा होता है। कंपनी खत्म होने को डिसोल्यूशन कहते हैं। कंपनी बिल्कुल ही एब्सोल्युटली खत्म हो जाए तो हम कहेंगे कंपनी डिसॉल्व हो गई। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस का एंड रिजल्ट है डिसोल्यूशन। जब इसकी एंड पे हम जाएंगे तो फिर हो जाएगी डिसोल्यूशन। बट ये जो प्रोसेस है ये शुरू होगा, इसमें कोई अदालत भी बीच में आ सकती है, कुछ और लोग भी बीच में आ सकते हैं, काफी ज्यादा प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर एक कंपनी की वाइंडिंग अप चल रही है उसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी खत्म हो गई है। वो कंपनी आज भी कॉर्पोरेट लीगल पर्सन है, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर वाइंडिंग अप शुरू भी हो जाए तो भी उसके कागज संभाल के रखना जब तक ये कंपनी बिल्कुल डिसॉल्व ना हो जाए। तो अगेन वाइंडिंग अप के बारे में किताब हल्का सा तारुफ कराती है। टर्म वाइंडिंग अप में बी डिफाइंड एज प्रोसीडिंग जिससे कंपनी डिसॉल्व होती है। वाइंडिंग अप कंपनी को लिक्विडेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी के एसेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटी सेटल की जाती हैं,
जो भी रियलाइज एसेट होते हैं उसमें से या कंट्रीब्यूटरी से पैसे ले लिए जाते हैं। ये कौन लोग हैं, अभी इनकी तरफ भी आएंगे। अगर कोई सरप्लस फिर भी बच गया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेंबर्स में उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से। कंपनी को प्रॉपर इस वाइंडिंग अप प्रोसीजर के बाद डिसॉल्व कर दिया जाएगा और जिस दिन डिसॉल्व हो गई कंपनी सीजेस टू एग्जिट। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो ये इस सफे में ये जो शुरू वाला इंट्रोडक्शन है ये भी तकरीबन बेकार है। मैं नॉर्मली कहता हूं कि ये वाइंडिंग अप का चैप्टर तकरीबन 6.5 सफे का है और इसमें से 1-1.5 सफा तो ऐसा है जो तकरीबन काम का है ही नहीं। इफेक्टिवली स्पीकिंग मेरी किताब के 5 से 5.5 सफे में आपके ऑन एवरेज 17 नंबर कह रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आई कि अपने लॉजिकल सवालों की तरफ जाने की जहमत ही नहीं की, एक दफा बहुत ही छोटा सा लॉजिकल सवाल बनाया बस। अदरवाइज इस चैप्टर से वो थ्रू आउट क्रैमिंग पूछ रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद है और पेपर में कई दफा 2-2 सवाल होते हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए होते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन को आपने सॉर्ट ऑफ बस पढ़ के एक दफा पढ़ लिया तो दोबारा लाइफ में से देखने की जरूरत नहीं है। फिर वर्ड कंट्रीब्यूटरी बीच में आया कि या एसेट से पैसे ले लेंगे या कंट्रीब्यूटरी से पैसे ले लेंगे। भाई कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख, उसने लॉस कर दिया 70 लाख का। लोग आएंगे उस कंपनी से रिकवरी करेंगे, कंपनी के सारे एसेट्स बेचने पड़ जाएंगे। जब सारे एसेट्स बेचेंगे तो उसके नेट एसेट्स उसकी इक्विटी के बराबर ही होंगे, फर्स्ट करें 50 लाख, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या मेंबर से पैसे मांगे जा सकते हैं या नहीं? अगर तो अनलिमिटेड कंपनी है तो फिर सारे पैसे मांग ले, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अभी भी कुछ पैसे मांग सकते हैं, अगर अनपेड पैसे हो तो मांगे जा सकते हैं। और गारंटी लिमिटेड कंपनी में जितनी गारंटी, इसका मतलब है कि वाइंडिंग अप में इन एसेट से ओवर एंड अबव कुछ और लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे पैसे मांगे जा सकते हैं, इनको कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। वाइंडिंग अप में मेंबर्स का एक नया नाम बन जाता है कंट्रीब्यूटरी, लेकिन मेनली कंट्रीब्यूटरी उन लोगों को कहते हैं कि वाइंडिंग अप के एंड पे या तो जिनसे पैसे लेने होंगे या जिनको पैसे देने होंगे, तो मेंबर्स का एक नया नाम कंट्रीब्यूटरी बन जाता है। कंट्रीब्यूटरी की डेफिनेशन हमारी किताब ने नहीं दी, ना एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन ये वर्ड 2-3 जगह इस्तेमाल हुआ तो मैंने ट्यूटर नोट के अंदर इसका जिक्र कर दिया है। कंट्रीब्यूटरी मीन एवरी पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मैक्सिमम लायबिलिटी उतनी होगी जितनी अनपेड है, लिमिटेड बाय गारंटी में मैक्सिमम लायबिलिटी होगी वो जो अमाउंट गारंटी की हुई है, और गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल अगर दोनों है तो अगेन अनपेड वाली अमाउंट भी। और तो कंट्रीब्यूटरी का मतलब होगा वो शख्स जिसने वाइंडिंग अप पे अगर इनमें से कोई चीज उसके जिम्मे, अगर गारंटी दी है तो फंस जाएगा, अगर पेड अप कैपिटल था तो बचत हो जाएगी क्योंकि मोस्ट प्रोबब्ली उसने पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन अगर पूरे पैसे नहीं दिए उतने पैसों के लिए वो पाबंद हो जाएगा। तो अगेन ये जो पहले सफर में जितनी भी डिस्कशन थी ये बहुत ही जेनेरिक थी, जिसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन कराया कि वाइंडिंग अप क्या है और कंट्रीब्यूटरी का कॉन्सेप्ट जगह जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आईकेप ने नहीं एक्सप्लेन किया था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस सफे को तो आप गाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें हमने कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं की। वाइंडिंग अप के 3 मशहूर जमाना तरीके, जब भी वाइंडिंग अप होती है या वो बाय कोर्ट हो सकती है या वॉलंटरी हो सकती है या अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट हो सकती है। हल्का सा एक आइडिया लेते हैं फिर हर मोड पे डिस्कशन करते हैं। इन 2 मोड्स को किताब ने बहुत ज्यादा लिफ्टाया नहीं है, सबसे ज्यादा डिस्कशन किताब ने की है बाय कोर्ट वाले में। कंपनीज एक्ट का बहुत बड़ा पोर्शन है वाइंडिंग अप, 1/3 ऑफ कंपनीज एक्ट से ज्यादा के सेक्शंस वाइंडिंग अप को डील करते हैं और कंपनीज एक्ट में 550 सेक्शंस है। हमारे टोटल सिलेबस में मिला के 70-72 सेक्शंस है। वाइंडिंग अप अकेला हमारे पूरे सिलेबस को डबल कर लें तो उससे ज्यादा सेक्शन सिर्फ वाइंडिंग अप के कमतिलों ने बताए हुए हैं, बट हमारे सिलेबस में वाइंडिंग अप का सिर्फ इंट्रोडक्शन है और शायद हम एक आखिरी दफा ये टॉपिक केफ लेवल में पढ़ रहे हैं शायद, ताकि अब चाह पूरा करेगा इसमें से ना, वो कह के जा रहा है जाते जाते इस टॉपिक में से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर जनरली नई स्कीम इंप्लीमेंट हो जाती है तो फिर वाइंडिंग अप जो है ना हमारे स्कोप से दोबारा से माइनस हो जाएगा। तो वाइंडिंग अप में 3 तरीके होते हैं। एक मशहूर तरीका ये है कि अदालत जबरदस्ती कंपनी को वाइंड अप करती है, उसने कुछ गलत किया होता है, अदालत को खबर मिली होती है, अदालत एक केस करती है, अदालत उस केस में समझती है कि हाँ भाई क्या होना चाहिए और फिर अदालत एक बंदे को भेज देती है। यानी कि एक कुछ एप्लीकेंट्स होते हैं, कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी होती है, वो अदालत में पेटिशन दरखास्त जमा कराते हैं
अदालत इस केस को देखती है और अगर उसे लगता है कि इस कंपनी को बंद हो जाना चाहिए या ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो अदालत एक लिक्विडेटर नामी शख्स अपॉइंट करती है, जिसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं, जो कि अदालत लेके आ रही है। वो कंपनी के आके एसेट्स को संभाल लेता है और फिर वो आके कंपनी की वाइंडिंग अप जबरदस्ती वाले तरीके से कर रहा होता है, जिसमें कंपनी की पावर्स खत्म हो जाती है और लिक्विडेटर ही सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। क्या, कब, कैसे करता है, थोड़ा सा हम अपने सिलेबस में भी देखेंगे। दूसरा तरीका है वॉलंटरी। टोटल कंपनी अपनी खुशी से वाइंडिंग अप की तरफ जा रही है 100%, यानी चलती हुई कंपनी है और शेयर होल्डर्स ने देखा कि डब्बे के अंदर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, हम लोगों ने 40 लाख से कंपनी शुरू की थी, बहुत अच्छा जा रहा है, अब सेक्टर पे आगे सवाल है, आगे इतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है, काम करते हैं, पैसा निकालते हैं, किसी और बिजनेस पे लगा देते हैं। तो अगर मेंबर्स ने मजमूई अक्सरियत से एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये तय कर लिया कि यार खत्म करते हैं कंपनी, तो वो कंपनी जब खत्म करेंगे तो इस वक्त भी तो एसेट्स बेचने पड़ेंगे ना, इस वक्त भी लायबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी। तो होगा ये कि वो आपस में से अपने किसी एक को लिक्विडेटेड डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल किसी डायरेक्टर को, किसी एक शरीफ डायरेक्टर को जिसके ऊपर भरोसा है, उसको लिक्विडेटर बना देंगे, वो सारी चीजें बेचेगा, सारी चीजें सेटल करने के बाद कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा देगा रजिस्ट्रार से कह के। ये तरीका है वॉलंटरी, जिसमें मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। ये किसी खास टाइम के लिए कंपनी बनाई है तो भी हो सकता है, किसी खास इवेंट के लिए बनाई है, और कोई भी और वजह हो सकती है, यानी जब मेंबर्स का दिल करे वो अपनी कंपनी को खुद अपनी खुशी से बंद कर सकते हैं। और कभी कभी उन्होंने शुरू में एक टाइम बताया होता है कि ये कंपनी हम 2 साल के लिए बना रहे हैं, तो जब 2 साल पूरे आ गए तो उस वक्त भी उस कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं। तो ये दूसरा मशहूर तरीका जी। तो फिर मेंबर जो लिक्विडेट हुआ उसको नुकसान नहीं होगा? जी, अब जो लिक्विडेशन हुई है तो क्या मेंबर को नुकसान नहीं होगा? देखें, लिक्विडेशन में हमेशा नुकसान नहीं होता, और अगर एक कंपनी डूब रही है तो उसको तो लिक्विडेट करने से अपना ही नुकसान है, उधर तो लोग बस उसको छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। यानी कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप तब होगी जब कंपनी के असासे उसकी लायबिलिटी से ज्यादा होंगे और लोगों को लग रहा होगा कि इसको इस वक्त लिक्विडेट करने से हम अपना पैसा निकाल लेंगे। समटाइम एक चलता हुआ बिजनेस भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो पैसा उठा के किसी और बड़े बिजनेस में लगाया जाता है। तो एक बात याद रखनी है कि वॉलंटरी जो लिक्विडेशन है वो जरूरी नहीं कि वो किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हो, वो आप अपनी खुशी की वजह से भी कर रहे होते हैं। अगर तो कंपनी में रस नहीं रहा तो लोग वैसे इंटरेस्टेड नहीं होते, अपने काम धंधे में लग जाते हैं, तो फिर कुछ लोग जाकर अदालत को अप्लाई कर देते हैं, भाई कोई सीरियस नहीं है, बंद कर दो उस कंपनी को। तो वॉलंटरी में लोग अपनी खुशी से कंपनी को चलाना चाहते हैं। तीसरा, अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। एक कंपनी है, उसने वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू की, लेकिन भाई की का तहफ्फुजात का इजहार है, इन्होंने कहा जी मेंबर्स को कुछ को नुकसान भी तो हो सकता है। अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप चंद बड़ों ने शुरू करवा दी और साहब इस पर राजी थे, लेकिन अब आगे वो बड़े गड़बड़ करना शुरू कर दें, एसेट्स में से चीजें निकालना शुरू कर दें, एसेट्स औने पौने बेचना शुरू कर दें, डायरेक्टर अपने भाई को चीजें बेचनी शुरू कर दें सस्ते दामों। अगर कुछ लोगों को ये डर लगे कि ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है ये शुरू तो हुई है लेकिन सही तरीके से नहीं चल रही, तो वो अदालत को जाके अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई आप बीच में आ जाए। अदालत बीच में या तो पूरा वाइंडिंग अप बाय कोर्ट का प्रोसीजर लेके भी आ सकती है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कहे ठीक है जी ये लिक्विडेटर काम करता रहे, हम इसको साथ साथ सुपरवाइज करते रहेंगे, उससे रिपोर्टें लेना शुरू कर दें और अपना बंदा पीरियोडिकली उसके पास भेजते रहें कि हाँ भी बताओ क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में जबरदस्ती वाइंडिंग अप हो रही है, यहां अपनी मर्जी से वाइंडिंग अप हो रही है, यहां अपनी मर्जी थी लेकिन अब थोड़ी सी जबरदस्ती अदालत की इन्वॉल्व हो जाएगी और वो कहेंगे नहीं भाई अब हम अपने तरीके से चलाएंगे। सियासी जबान में मैं अक्सर इसको समझाने के लिए ये वर्ड्स बताता हूं कि बाय कोर्ट को हम कह सकते हैं जैसे मार्शल लॉ वाली हुकूमतें होती हैं, ताकत की हुक्मरानी, और जो ताकतवर कहेगा मुल्क वैसे ही चलेगा। वॉलंटरी हम कह सकते हैं प्योर डेमोक्रेसी, जिसमें हम अपनी खुशी से अपने मुल्क को अपने ही पसंदीदा नुमाइंदों के थ्रू चला रहे होते हैं, इम्पोज नुमाइंदों के थ्रू नहीं। और पाकिस्तान की ज्यादातर गवर्नमेंट्स, हमें लगता है डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी होती है लेकिन उसके ऊपर एक साया होता है पावरफुल लोगों का। ज़ाहिर पावरफुल लोगों से मुराद सियासी जमात के ऊपर के पावरफुल लोग, रिकॉर्डेड क्लास में तो बंदा ऐसी ही बात करेगा, तो सियासी जमात वाले भी तो पावरफुल लोग होते हैं ना। तो खैर, या तो टोटल मार्शल लॉ या टोटल डेमोक्रेसी हो या चल डेमोक्रेसी रही थी, अचानक से कुछ आया और उन्होंने कहा हम अपनी सुपरविजन में करेंगे। पाकिस्तान बाहर आ गया था 2010 के आसपास इस सारे मसले से।
एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था मिसाकी जमहूरियत। उस एग्रीमेंट में सामने जो मर्जी लिखा था उसका एक मतलब था, अब इनको नहीं बुलाना किसी ने, तुम मैं आपस में जो मर्जी लड़े, एक दूसरे को जलील करें, एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को उठा के दीवार पे मारे, तुम मेरे साथ बुरा करो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूं, उनको नहीं बुलाना, नहीं तो सबके साथ बुरा हो जाता है। तो मिसाके जमहूरियत पे तकरीबन सारी पार्टीज ने साइन कर दिया और सारे के सारे जो है ना इस पे राजी थे कि अब कोई नहीं बुलाएगा। अचानक से हमारे पसंदीदा लीडर को माजी में नहीं पता था कि बाकियों के साथ क्या क्या कुछ होता रहा है, उसको लगा कि मुझे पावरफुल लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया, तुम लोग न्यूट्रल क्यों? उन्हें जाके कहता था जी आप आए मेरी मदद करें, कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, तकरीर करनी शुरू कर दी, न्यूट्रल तो जानवर होता है जी, कैसे हो सकता है? अंपायर उंगली उठाएं, आउट कर दें, जल्दी से मुझे सपोर्ट करें। तो हुआ ये कि उसने थोड़ा सा जज्बाती होकर जरा ये सोचा कि भाई एक दफा मुल्क में मैं अपने एक दफा आ गया तो शायद मैं मुल्क अच्छे तरीके से चला के दिखा दूं, तो वो मिसाकी जमहूरियत साइड पे गया और उसने उन सोए हुए लोगों को दोबारा से जगा दिया। तो जब दोबारा से जगाया तो जो अगली हुकूमत आई साफ नजर आया, हर तकरीर हर जगह साथ कुछ पावरफुल लोग बैठे हुए होते थे, तो वो दोबारा से अंडर सुपरविजन वाला मामला हो गया कि अब डेमोक्रेसी को लग रहा होता है कि वो हुकूमत कर रही है लेकिन पीछे कहीं आमरीत होती है। तो हमारा लीडर जरा शरीफ मासूम भोला आदमी था, उसे लगा कि बस 3-4 दिन मेरे साथ बैठेंगे क्योंकि मदद की है, बाद में चले जाएंगे। वो गए ही नहीं वापस। इसलिए उन्हें कहा कि भाईजान आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम हमें बुलाया है तो भुगतो, अब हम नहीं वापस जाने वाले। वो तुम्हारे से पीछे वालों ने मिसाकी जमहूरियत किया था तो तुमने तो वो मुआहदा तोड़ दिया है, अब हम आए हैं तो अब हम तसल्ली से कई साल पूरे करके जाएंगे। हाँ तुम्हें जल्दी है तो बताओ। उसको थोड़ी जल्दी थी, उसको उन्होंने कहीं और भेज दिया और कुछ और लोगों से कहा कि मिसाकी जमहूरियत तुमने किया तो था, अब तो हम आ गए हैं, अब बताओ आगे हुकूमत चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो होगी ऐसी ही अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तो बहरहाल मतलब इसमें दुख इस बात का है कि हमारे ही पसंदीदा लीडर ने जज्बात में इन सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये अच्छा भला सोच चुके थे, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बड़े अरसे बाद इनिशिएटिव लिया था कि मजीद हमने तंग नहीं होना, मजीद खामखा आवाम के सामने जलील नहीं होना, हम पीछे हट जाते हैं। तो इनको एक्टिवेट हमारा लीडर कर गया, ये उसने बड़ा खतरनाक काम कर दिया, पता नहीं कितने साल तक ये एक्टिवेट रहते हैं। लीडर हमारा मासूम था, कोई बात नहीं, ठीक है, एक वो ज्यादा उसने सियासी बसीरत नहीं दिखाई, उसको नहीं अंदाजा हुआ कि पीछे वाले क्यों मिसाके जमहूरियत कर रहे हैं। ये जो इतने पुराने भाभे इकट्ठे हुए हैं तो कुछ तो इन्होंने सोच की मिसाके जमहूरियत किया होगा ना। तो उससे पहले कई साल ऐसा चलता आया था, इसने अभी तक पहली हुकूमत नहीं की थी, तो उसने कहा तो मुझे फुल फ्लेज हुकूमत मिल जाए, ऐसे लगा था पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत मिल जाए तो शायद बंदा पावरफुल हो जाता है। जी लास्ट टाइम कितना अरसा करके गए थे? कौन? ये जो ये जी ये मिसाके जमहूरियत से पहले क्या होता था? 2008 में तो जरदारी आया था, उससे पहले तो मुशर्रफ का दौर चल रहा था, उससे पहले तकरीबन 4 हुकूमतें 8-9 साल में तेजी से गोल गोल घूमी थी। एक करता था दूसरा गिरा देता था, दूसरा करता था पहला गिरा देता था, उससे इमीडिएट पहले फिर एक मार्शल था, तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम गुजरा था, उससे पहले भी एक मार्शल था। तो हम तकरीबन जो है ना वो 2008 तक हम 3 मार्शल गुजार चुके हुए थे, 30 साल से ऊपर के। मार्शल वो होता है जिसमें वो सामने से हुकूमत करते हैं। तो अब हम अंडर सुपरविजन में, ठीक है, अब अंडर सुपरविजन है, तो एटलीस्ट हम अंडर सुपरविजन वाले से निकल रहे थे, मिसाके जमहूरियत वाले उसमें। तो वो जरदारी से 100 इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो उस वक्त जब आया था तो वो इस चक्कर में था कि एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा साइड पे कर दिया जाए। उसने बड़ी कोशिश की और थोड़ा सा ये दोनों पार्टीज मिलजुल के इस पॉइंट में कामयाब हो गए थे। जो एक वो नहीं थी, बड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन दी थी एक दूसरे को इन्होंने, तो जरदारी की एरा के एंड पे नून लीग ने अच्छी अपोजिशन दी और नून लीग की एरा में जरदारी ने अच्छी अपोजिशन दी। इतना नहीं तंग किया, इतना शोर नहीं मचाया कि कुछ बड़ों के बीच में कूदना पड़े, बट हमारे लीडर ने एक्स्ट्रा ही शोर मचा दिया था।
क्योंकि उसने सोचा कि भाई मुझे एक दफा हुकूमत मिले तो फिर शायद मैं जरा ज्यादा पावर में चलूंगा, तो थोड़ा सा नाइंसाफी हो गई, मुल्क के साथ थोड़ा सा बुरा हो गया। खैर हमारे लीडर की इंटेंशन गलत नहीं थी, उसे लग रहा था कि पावर में आने के बाद शायद चीजें बेहतर हो जाती होंगी, लेकिन वो इन बड़ों से अगर सही से बैठ के मशवरा कर लेता तो उसे बताता है कि भाईजान ये जब पावर में आ जाते हैं ना तो फिर ये वापस नहीं जाते। मुल्क का असल हल वही है, असली हल मुल्क का वही है। हम जिस मुल्क में, हम वो लोग नहीं हैं जो अच्छे हों। डेमोक्रेसी पढ़े लिखे मुल्कों के लिए होती है, महज़ब मुल्कों के लिए होती है, जहाँ अखलाकी इक़दार हों, जहाँ हम अपने अपने इलाके से दी बेस्ट कैंडिडेट भेजें। हम अपने इलाके का बदमाश भेजते हैं, जागीरदार भेजते हैं, वडेरा भेजते हैं, ताकत वाला बंदा भेजते हैं। अब ये सारे बदमाश इकट्ठे होंगे तो बहुत अच्छा तो नहीं मुल्क चलेगा। और फिर इन सबके अपने सियासी मफादात होते हैं, अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अपने फायदे के लिए कानून लेके आते हैं, तो मुल्क चंद बड़ों के फायदों की वजह से चलता रहता है। एटलीस्ट ये वाले एरा में हमेशा पाकिस्तान ने तरक्की की है, पाकिस्तान स्टेबल रहा है। क्यों? क्योंकि तीन चीजें है ना, एक ऊपर कौन बैठा हुआ है, एक दरमियान में कौन काम कर रहा है, और एक हम अवाम है। हम अवाम तो वैसे ही बुरे लोग हैं, ठीक है, हम लोगों में बहुत अखलाकियात बहुत अच्छी नहीं रही। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर जो मेरिट पे काम हो रहा है वो CSS में हो रहा है। CSS वो इम्तिहान है जिसको पास करना आज भी आसान नहीं है, जिसके बाद ट्रेनिंग भी बड़ी सख्त है, और ये बड़े कंपिटेंट ऑफिसर्स जनरेट करते हैं। एक अंग्रेज बड़ा जबरदस्त निजाम बना के गया है जो इंतहाई कंपिटेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करता है जो निजाम को अच्छा चला सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन मैनेजर्स के ऊपर कौन होता है? सियासी लोग, सियासी एडवांटेजेस के साथ। ये मेरा बंदा, इसको कुछ नहीं कहना, वो वाली भर्ती इस तरह से होनी चाहिए, वो इस तरह से। जब उसी अच्छे निजाम को ऊपर मिलता है डिक्टेटर जो कहता है चलाओ, जो आगे छेड़े मुझे बताना। किसी सियासी जमात को कोई बेनिफिट नहीं। कोई किसी सियासी जमात का रिश्तेदार है तो उसे तो पहले जो है ना उड़ा दो। तो जब ऊपर सर पे एक डंडे वाला हुक्मरान होता है और वो सबको डंडा मार रहा होता है, तो नीचे वाले भी सही काम करते हैं और सबसे नीचे वाले भी सही काम करते हैं। सबको पता होता है कि गलत करेंगे तो हमें उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, हमारा मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा। अपनी अदालतें तो प्यारी अदालतें हैं ना, प्यारे प्यारे लोग हैं, उनके साथ जरा कोई टॉफी शॉफी दे के काम चल जाता है। तो मुल्क ने जब भी लॉन्ग टर्म चला है, मुल्क वो मार्शल के एरा में चला है। इन्हीं राज में डैम बने हैं, इन्हीं राज में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, इन्हीं राज में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। क्योंकि हुकूमत तो जब आती है तो वो बेचारी ये सोच रही होती है कि मैं 2 साल के लिए हूँ या 3 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से नहीं कर पाते। हमें पता तो है नहीं कि डेमोक्रेसी के एक बार में पूरी हुकूमत हुई थी, डेमोक्रेसी में मुल्क चला ही नहीं। इन्होंने कहा जी आज तक डेमोक्रेसी पे कभी मुल्क चला ही नहीं। 2 दफा हुकूमतों ने 5-5 साल पूरे किए हैं, 2 दफा। लेकिन और इस दफा ये जो 2018 वाली हुकूमत थी, ये अगर पूरा कर जाती तो हम इस वक्त होते ही ना। जंप मार के उन्हें आना पड़ा है, क्योंकि वो लोग तो आके सीधी सीधी से अनाउंसमेंट कर रहे थे ना, दिवालिया हो रहा है, खत्म हो गया, डिफॉल्ट हो गया। तो शुक्र है इस दफा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नहीं किए 5 साल जमहूरियत ने पूरे, क्योंकि मुल्क आपकी सोच से ज्यादा भयानक तरफ जा चुका था। और बस क्लियर कट सिर्फ वेट कर रहे थे कि बस अनाउंस हो गई जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, और बड़े फख्र से आके बताते थे। और क्यों बताते थे? कि अपनी तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बस ये साबित कर दें कि पिछले लोगों ने 70 साल इतने गंदे तरीके से मुल्क चलाया कि देखो मुल्क अब डिफॉल्ट होने वाला है। तो ये तो इस वक्त इमरजेंसी में वो करके भी इस वक्त इतनी शिद्दत क्यों है? इसलिए कि पहले मुल्क को बाहर निकाल के उसको तो थोड़ा सा चलाएं। चल पड़ेगा, मिलके खाएंगे सब, एक दफा चले तो सही ना। कुछ मुल्क चलने में तो सबका फायदा है, चलेगा तो सब खाएंगे। यही बाहर वालों को भी फायदा जो हमें लोन दे के बैठे हुए। हम चलेंगे नहीं तो लोन उनके रिकवर कैसे होंगे? तो हमारे चलने में उनकी अपनी बका है, तो हमें लोन देंगे, हम बिल्कुल मरने वाले होते हैं, कहते हैं नहीं थोड़ा सा लोन लो, थोड़ा सा चलने की कोशिश करो। लेकिन देखो अब टैक्स कलेक्ट कर लेना, हम कहते हैं वो तो हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं अच्छा चलो फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, अच्छा चलो फिर वो बिजली की कीमत बढ़ा दो। तो जो अच्छी बातें वो कहते हैं वो हम नहीं मानते। वो कहते हैं लोगों को टैक्स नेट में लेके आओ, हर किसी से टैक्स कलेक्ट करो, सेल्स टैक्स का सही हिसाब करो, IMF, वो नहीं मानते। लेकिन जब वो कहते हैं अच्छा बिजली का खर्चा बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, हम कहते हैं हाँ ये आसान बात है। तो अल्टीमेटली हम अभी भी बड़ों को ही बचा रहे हैं, लेकिन हमें अब लॉ भी बचाना है। तो वापस इधर आते हैं, 3 तरह के वाइंडिंग अप के तरीके। पहले बात करते हैं इन 2 तरीकों के ऊपर, वॉलंटरी और अंडर सुपरविजन। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या होता है?
अगर कंपनी ये तय कर ले कि हमने बंद होना है, खुशी से बंद होना है, ये अपनी खुशी से कंपनी कैसे बंद होती है? दो बातें हो सकती हैं। या तो आपने कंपनी बनाते वक्त कोई टाइम या कोई इवेंट रखा था कि ये कंपनी हम इसलिए बना रहे हैं कि हम एक ब्रिज बना के देंगे, जैसे ही ब्रिज बन जाएगा कंपनी खत्म। ये कंपनी हम बना रहे हैं 3 साल के लिए, जैसे ही 3 साल पूरे होंगे कंपनी खत्म। तो हो सकता है कि अगर एक टाइम पीरियड फिक्स किया हो आर्टिकल्स में वो एक्सपायर हो जाए, या कोई इवेंट जिस इवेंट के ऊपर आपने लिखा हुआ था कि कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी तो वो टाइम पीरियड या वो इवेंट आ जाए। अगर ऐसा हो तो फिर आपको सादा रेजोल्यूशन पास करनी है, स्पेशल नहीं पास करनी। कंपनी जनरल मीटिंग में एक सादा रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं। कंपनी ने कहा था 3 साल, जब 3 साल पूरे हुए कंपनी वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दे। लेकिन अगर किसी वक्त चलती हुई कंपनी को बगैर उस टाइम या उस इवेंट के अचानक से आप किसी भी वजह से वाइंड अप करना चाहें, फिर आपको करनी पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप 2 सूरतों में इनिशिएट हो सकती है। या तो आपने पहले से आर्टिकल में कुछ डिफाइन किया हुआ था, अब वो हो गया, एक सादा रेजोल्यूशन पास कर लें। और अगर आर्टिकल में कुछ नहीं डिफाइन किया हुआ था तो कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी वाइंड अप हो जाए। बस वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए इनके पास इससे ज्यादा कुछ नहीं था। जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगी उस दिन से वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कौन आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से चलाएगा, हमारी किताब के पास ज्यादा टाइम नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप है, नन्हे मुन्ने से बच्चों को इतना ज्यादा क्यों बताया जाए। वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अब इसमें क्या होता था, कंपनी ने पास कर दी थी रेजोल्यूशन फॉर कौन सी वाली, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, लेकिन कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट इट शैल कंटिन्यू बट अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट विद सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट थिंक जस्ट ऑफ इट्स ओन मोशन। अगर अदालत को खुद ऐसा लगे, या ऑन एप्लीकेशन ऑफ वो वाले लोग जो हक रखते थे कि वो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो इसी तरह से पेटिशन फॉर कंटिन्यूस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ये जो वाइंडिंग अप कंटिन्यू हो रही है अंडर सुपरविजन, इसका कानूनी हैसियत तकरीबन वैसी ही होगी इस लीगल केस की जैसे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की होती है। ये जुमला लिख के उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना आप कहते हैं कि सर ये वाली पेटिशन कौन जमा कराता है, ये कैसे जमा होती है, इसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाई जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के अंदर हो रहा है उसी तरह से कानूनी इसको भी समझा जाएगा। भाई कुछ कहना चाहता है? ये परसेंटेज का ये है कि कितने परसेंट वोटिंग होगा तो वो वाइंडिंग अप। जी, अब सवाल ये है कि कौन अप्लाई करेगा, कितने परसेंट शेयर होल्डर। थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम एक लिस्ट पढ़ेंगे एक टेबल में, उसमें देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां देखेंगे कि किस किस बंदे को ये पावर दी गई है। हो सकता है शेयर होल्डिंग इंपॉर्टेंट ना हो, कोई कंडीशन इंपॉर्टेंट हो। अभी मैं वो उस लिस्ट को नहीं जिक्र कर रहा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हम कह रहे हैं जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एक लिस्ट हमने पढ़नी है अभी आज थोड़ा सा आगे जाके इंशाल्लाह, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन। या अदालत ओन मोशन सुमोटो एक्शन ले सकती है। अगर अदालत को खुद ही से लगे कि वो कंपनी सही नहीं वाइंड अप हो रही तो अदालत सुमोटो एक्शन लेके वहां डायरेक्टली हमला कर सकती है। वाइंडिंग अप के मोड्स बदल भी सकते हैं। वाइंडिंग अप के मोड्स को अगर मैं हिरार्की बताने की कोशिश करूं तो सबसे कमजोर है वॉलंटरी। वॉलंटरी से ऊपर है सुपरविजन और सुपरविजन से ऊपर है कोर्ट। तो अगर एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप चल रही है तो एप्लीकेशन उसकी सुपरविजन की भी दी जा सकती है, उसको बाय कोर्ट ले जाने की भी दी जा सकती है। अगर एक सुपरविजन वाली चल रही है तो उसको कोर्ट की तरफ ले जाने की भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो अदालत को वही सारे एप्लीकेंट जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की डायरेक्ट एप्लीकेशन देते हैं, वही कन्वर्जन की भी इन 3 में से कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वॉलंटरी को बाय कोर्ट में ले जाओ, या सुपरविजन को बाय कोर्ट में ले जाओ, या वॉलंटरी को सुपरविजन में। तो नीचे से ऊपर हो सकती है, ऊपर से नीचे नहीं होगी, ये डाउनग्रेड नहीं होगी। चलते हुए कोर्ट वाली वाइंडिंग अप वॉलंटरी की तरफ नहीं जाएगी। वॉलंटरी और सुपरविजन और उससे ऊपर बाय कोर्ट। तो कुछ लोग अदालत को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई कन्वर्ट कर दें इस वाइंडिंग अप को बाय कोर्ट की तरफ। जहां कंपनी वाउंड अप वॉलंटरी हो रही है या सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट हो रही है, पेटिशन उसकी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट फिर भी दी जा सकती है। कौन लोग देंगे? वही पर्सन जो ऑथराइज थे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की एप्लीकेशन देने के। वही लिस्ट जो अभी तक हमने नहीं देखी, वही लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर तब तक नहीं देगा जब तक वो मुतमईन ना हो जाए कि जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है या जो सुपरविजन है वो सही नहीं चल रही, वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं चल रही। यानी अगर उसे लगे कि अच्छी बड़ी सही तो चल रही है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्यों करवा रहे हो कन्वर्ट, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर उसे लगे कि ये वाली और ये वाली वाइंडिंग अप को कन्वर्ट करना इस वक्त जरूरी है
तो वो ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि मुल्क के वसीतर मफाद में है, तो वही हुआ ना, जब उन्होंने देखा कि अब तो मुल्क बिल्कुल ही खत्म होने लगा है, बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो अचानक से कोई अंग्रेज आके कब्जा कर लेगा। तो उस वक्त अचानक से इंटरवीन किया उन्होंने कि इस वक्त जो मर्जी अवाम हमें जो मर्जी बुरा भला कहे, उठा के जनाब इधर से उधर, उधर से उधर फेंका, किसी को जेल में डाला, किसी को कुछ किया, और उन्होंने कहा भाई इस वक्त मुल्क बचाना है। तो अगर मुल्क के वसीदन मफाद में होगा तो वो सो मोटो एक्शन भी ले सकते हैं। कोई कहे या ना कहे, वो खुद भी बीच में आ सकते हैं। अगर वाइंडिंग अप कोर्ट के थ्रू आएगी तो ये ऑफिशियल लिक्विडेटर का वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी केसेस में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं लिक्विडेटर का। तो सवाल ये है कि वाइंडिंग अप के जो 3 मोड्स हैं, अभी बाय कोड के ऊपर डिटेल से बात करते हैं, 3 मोड्स की ओवरऑल समझ आ गई है, पक्की बात है। अब चलते हैं वाइंडिंग अप बाय कोड। अब आईकेप की किताब ने क्या किया, चैप्टर को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ लिक्विडेटर के बारे में बातें की, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में बात की, लेकिन वाइंडिंग अप को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है अगर आपको उसकी तरतीब समझ आ जाए। पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो तकरीबन ये 8 स्टेप्स होते हैं वाइंडिंग अप में। हमारी किताब आईकेप की किताब ने ये स्टेप्स नहीं बताए हुए, उन्होंने सिर्फ सेक्शंस उठा के कॉपी पेस्ट किए हैं हमारी किताब में, और उसमें कोई खास तरतीब नहीं डिफाइन की। लेकिन अगर हम इस तरतीब से समझ लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा जरा ज्यादा इजी हो जाएगा वाइंडिंग अप की कहानी को समझना। सबसे पहले क्या होता है, कुछ लोग अदालत जाते हैं पेटिशन लेके, दरखास्त लेके। वो अदालत को जाके कहते हैं कि किबला फलाना कंपनी को बंद कर दें, वो सही नहीं चल रही। अदालत जरूरत पड़ने पे एक कायम मकाम फौरन से इमरजेंसी मैनेजर भी भेज सकता है, जिसका नाम है प्रोविजनल मैनेजर। ये कब आएगा कब नहीं आएगा इसको भी थोड़ी देर तक देखते हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है। असल स्टेप ये है कि अदालत में जब पिटीशन गई थी तो उसके बाद उन्होंने उसको देखने के बाद दिया वाइंडिंग अप का ऑर्डर और अपॉइंट कर दिया ऑफिशियल लिक्विडेटर, और उसको कहा जाओ तुम कंपनी को बंद करके आओ। वो पहुंचा कंपनी के पास और कंपनी वालों से कहा मुझे सारी इंफॉर्मेशन एक खास फॉर्मेट में डाल के दो। कंपनी चल कैसे रही है, एसेट्स लायबिलिटीज कितने हैं, क्या क्या मामलात किस किस तरह से हैं, मुझे कंपनी की वो सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए जरूरी है कंपनी को बेचने के लिए, कंपनी को खत्म करने के लिए, मुझे वो इंफॉर्मेशन एक खास फॉर्मेट में चाहिए। उस खास इंफॉर्मेशन को, खास फॉर्मेट वाली को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। ये कंपनी के बड़ों से मांगेगा, कंपनी के एम्प्लॉय से मांगेगा, वो लोग जो कंपनी की मैनेजमेंट देख रहे हैं उनसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। जब वो इंफॉर्मेशन इसको दे देंगे तो एक लंबी सी रिपोर्ट बनाएगा, अदालत के लिए कहेगा मैंने चार्ज संभाल लिया है, ये कंपनी के एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना, आप आशीर्वाद दें तो काम शुरू करो। तो अदालत को उसने एक रिपोर्ट भेज देनी है कि मैंने चार्ज संभाल लिया है, ये सिचुएशन है, अब आप मुझे कहें तो कार्रवाई शुरू कर दो। इस रिपोर्ट में ये भी बता देता है कि कहां कहां अदालत की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ सकती है। फिर क्या होता है, फिर वो वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स की तरफ आता है, चीजें बेचना शुरू करता है, लीगल केसेस में पड़ता है, मुख्तलिफ लोगों के साथ डील करता है, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के जुर्माने अदा करके उसको वापस ले लेता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ खत्म करवा देता है। जगह जगह अदालत को साथ लेके चलता है और अदालत के थ्रू, अदालत की मदद से कंपनी की चीजों को बेचना और कंपनी के पैसे सेटल करना शुरू करता है। जब सारी चीजें बिक जाती हैं और हाथ में कुछ फंड्स बच जाते हैं तो वो उन फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि अब इनमें से शेयर होल्डर को कितना मिलना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलना है। पहले बाहर वालों को अदा करेगा, फिर अंदर वालों को अदा करेगा, अंदर भी पहले प्रेफरेंस वालों को अदा करेगा, बाद में ऑर्डिनरी वालों को। वो ये सारा कुछ करेगा और देन कंपनी को ऑफिशियली डिसॉल्व करा के कंपनी का नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ करवा देगा। ये 8 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आखिरी 3 हमें किताब ने बिल्कुल भी नहीं बताए कि ये प्रोसीजर कैसे चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कंपनी डिसॉल्व किस तरह से होगी, फंड्स एंड में डिवाइड कैसे होंगे, कम बच गए तो क्या होगा, ज्यादा हुए तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूटरी से कब मांगेंगे, कब उनको वापस करेंगे। वो किताब पी गई। हमें सिर्फ बताइए 5 फेजेस, पेटिशन वाला, अपॉइंटमेंट वाला। इसमें सबसे ज्यादा रट्टा यहाँ पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप में है। 2 चीजों को रट्टा लगाना है, पेटिशनर कौन है, अप्लाई कौन करेगा, और क्या रीजंस है जिनके तहत वो अप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है? वो एक लंबी सी जरा बोल्ड लिस्ट है, उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले चलते हैं, ये हमने कहा कि जी सर्कमस्टांसेस में कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, फिर कौन एप्लीकेंट्स होंगे। प्रोविजनल मैनेजर से कहानी शुरू करते हैं। प्रोविजनल मैनेजर कौन है? लिक्विडेटर कब आएगा? स्टेप 3 में। वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन कब गई है? स्टेप 1 में। अदालत में अगर एक लीगल केस जाता है तो अदालत ने एक टाइम भी तो लेना है उसको सेट करने का। कंपनी लॉ ने ये टाइम बताया हुआ है 120 दिन।
कंपनियों के केसेस 120 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व हो रहे होते हैं। अब अगर आज पिटीशन गई है अदालत में, फर्ज करें जून की 28 तारीख को गई है अदालत में एप्लीकेशन, तो समझें अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक टाइम है। तो जुलाई में पूरी मार्केट को खबर मिल गई होगी कि अदालत में केस चल रहा है, तो अगस्त में कंपनी के चंद बड़े पैसा उठाएंगे, एसेट्स घेरेंगे और गायब हो जाएंगे। और अदालत जब ऑर्डर जारी करेगी कि हाँ भैया वाइंडिंग अप कर दो, तो लिक्विडेटर आगे कहेगा भाईजान उधर तो बचा ही कुछ नहीं है, वो तो पूरा ऑफिस खाली हुआ है। तो अगर एप्लीकेंट्स को ये खौफ है, उन्हें लग रहा है कि वाइंडिंग अप की इधर प्रोसीजर्स चल रहे हैं और ऐसे में लोग नुकसान ना पहुंचा दें, तो अदालत को एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप देते हुए एक रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे हम आपको अप्लाई कर रहे हैं, आप एहतियातन टेंटेटिव बेस पे एक बंदे को अभी से भेज दें जो कंपनी का चार्ज संभाल ले। अगर हमारी एप्लीकेशन, हमारा इल्जाम सही हुआ तो आप उसी को ही लिक्विडेटर बना दीजिएगा, और अगर गलत हुआ तो ठीक है, जो आपने हमें जुर्माना करना है कर दीजिएगा, लेकिन हमें डर लग रहा है कंपनी को खाली मत छोड़ें। तो फिर क्या होता है, कोर्ट में अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर टिल द मेकिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर होने से पहले पहले तक अदालत इस प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट कर लेगी। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने पे कोर्ट प्रोविजनल मैनेजर को ही जरूरत पड़ने पे ऑफिशियल लिक्विडेटर बना देगी, और प्रोविजनल मैनेजर शैल हैव सेम पावर एज ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो अगर एक वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन गई है और एप्लीकेंट्स को डर लग रहा है, तो दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप। वो उस एप्लीकेशन के साथ एक और दरखास्त भी दे सकते हैं कि काइंडली जब तक आप वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं दे देते तब तक एक बंदा अपनी तरफ से वहां पे बिठा दें। अच्छा, अगर वो बंदा वहां चला गया ना, तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स लोगों से लेने वाला काम है ना, वो करवाना शुरू कर देगा। बेचने वाला काम अभी नहीं करेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला काम तो हो ही सकता है। तो ये वाला स्टेप है प्रोविजनल मैनेजर। डन। अब क्या होगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आएगा। वाइंडिंग अप का ऑर्डर आने का मतलब है कि अब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। पहली चीज है कि लिक्विडेटर अपॉइंट कहां से होगा, और दूसरा ये है कि लिक्विडेटर ने छोटी छोटी सी बातें क्या फॉलो करनी है। जब आपने एक लिक्विडेटर अपॉइंट करना है तो वो एक पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। अब अदालत एवं किसी भी बंदे को उठा के कहे जाओ जी कंपनी को बंद कर दो, उसको पता ही ना हो कंपनियों के बारे में, कंपनियों के लॉ के बारे में, या इस तरह से करके, तो ऐसे में अदालत और एससीसीपी ने मिलकर इसके ऊपर काम किया है। अदालत कहता है कि जी हम लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, लेकिन बंदे शॉर्टलिस्ट आपने करके देने हैं मिस्टर एससीसीपी। आप एक पैनल बनाए, एक ऐसा पैनल जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उतने लोग रखें जो 10-10 साल से ऊपर के तजर्बे वाले हैं, जिनको चीजों का पता है, जिनका अच्छा तजर्बा है, जिनका एक्सपीरियंस है, ताकि हम उस पैनल में से रेलेवेंट बंदा उठा के इस कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए मुख्तस करें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पैनल का। एससीसीपी एक पैनल मेंटेन करेगा उन पर्संस का जहां से कोर्ट या प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा। कोई भी कैजुअल वैकेंसी ऑफिस लिक्विडेटर में हुई, ऑफिस में, यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर का जो पोजीशन अगर वो खाली भी हो गई, तो उस खाली जगह को पुर करने के लिए भी आपको यही पैनल चाहिए। ये पैनल कहां से आएगा, पैनल में वो पर्संस होंगे जिनके पास 10 साल का तजर्बा अकाउंटिंग, फाइनेंस या लॉ का होगा। 10 साल का तजर्बा अकाउंटिंग, फाइनेंस, या सीधा सीधा बोल दें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस और लॉ, यानी लीगल एडवाइजर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बहरहाल उन्होंने कहा जी 10 साल का तजर्बा इन 3 फील्ड को, या जरूरत पड़ने पे सच अदर पर्सन जो एससीसीपी को लगे जिनके पास 10 साल का तजर्बा हो। तो ये 3 तजर्बे लॉ ने डिफाइन कर दिए। उसके अलावा एससीसीपी की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया कि एससीसीपी को भी अगर कुछ और समझदार लोग लगे तो वो उसको पैनल में ला सकते हैं। तो पैनल मेंटेन करेगा। जो उस पैनल पे अपॉइंट होंगे उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट और वो रूल्स फॉलो करने होंगे, और वो वाले प्रोग्राम्स करने होंगे, वो ट्रेनिंग्स करनी होगी, वो सब कुछ करना होगा जो एससीसीपी कह देगा। एससीसीपी अपने तौर पर इस पैनल में से किसी को निकालना चाहे, ऐड करना चाहे, किसी को कहे कि तुमने सही काम नहीं किया, तो एससीसीपी ये कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमने समझना है कि जब भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा इसी पैनल से होगा, पीएम अपॉइंट होगा इसी पैनल से होगा, कैजुअल वैकेंसी होगी इसी पैनल से होगी। आप हमेशा इस पैनल से बंदा उठाएंगे, और इस पैनल को मैंडेट कर रहा होगा एससीसीपी, और एससीसीपी ने इस पैनल के लोगों के रूल्स बनाए हुए होंगे। में जितने लोग भी रजिस्टर कराएंगे वो एससीसीपी को तमाम रूल्स को फॉलो करेंगे। वाहिद एक्सेप्शन, अगर ज्यादा अमाउंट के क्रेडिटर्स इकट्ठे होके कह दें कि पैनल वाला बंदा नहीं, हमारी पसंद का एक बंदा लिक्विडेटर बने, तो उनकी बात मान ली जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल के 60% या उससे ज्यादा हो।
अगर एक कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज देनी है तो 1.25 करोड़ से ऊपर अमाउंट जिन क्रेडिटर्स की तरफ ड्यू है, अगर वो इकट्ठे होके कहते हैं कि जी आप अपना बंदा ना भेजें, ये फलाना हमारा नुमाइंदा, आप इसको लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट कर दें, तो अदालत उनकी बात सुन सकता है। कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर जिनको अमाउंट कम से कम 60% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल दिए गई हैं, नोटिस देके इस बंदे को अपॉइंट कर सकता है रजिस्ट्रार को बता के कि अब पैनल से बंदा नहीं आएगा, अब क्रेडिटर की तरफ से रिकमेंडेड बंदा आएगा। अब लिक्विडेटर की क्या फॉर्मेलिटीज है? छोटी छोटी सी फॉर्मेलिटीज है। लिक्विडेटर ने आके एज अर्ली एज पॉसिबल अदालत को बताना होगा कि मेरा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई इस कंपनी से कोई लेन देन नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है। अगर लिक्विडेटर को लग रहा है कि वो कंपनी की लिक्विडेशन नहीं कर सकेगा टाइमली, तो शुरू में ही बता दे कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको लेके चल सकूं और 12 महीने में कंपनी की वाइंडिंग अप करूं, क्योंकि अगर उसने शुरू में ना बताया तो वो बाउंड हो जाएगा। वंस अपॉइंटेड, उसके बाद वो छोड़ के नहीं जा सकता। साल के अंदर उसे वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी। अगर उसने ऐसा ना किया, हमारी किताब खामोश है। अगर उसको कोई रेम्युनरेशन दी गई थी वो वापस ले ली जाएगी और जो तय हुई थी वो नहीं मिलेगी। और उसको पैनल में से भी शायद वो निकाल दें कि इस बंदे ने गलत वादा किया था, कंपनी तो बंद कर ही नहीं सका। तो बेहतर है कि अगर उसको शुरू में ही लग रहा है कि वो नहीं कर सकेगा वाइंडिंग अप, तो शुरू में बता दे। दरमियान में वाइंडिंग अप को लिक्विडेटर छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, अगर मर गया तो और बात है, छोड़ के नहीं जा सकता, एक्सेप्ट वो डिसेबल हो जाए, एक्सेप्ट कोई ऐसी सिचुएशन बने कि वो ये काम कर ही ना सके, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट। ये क्या बात होती है? डिसेबिलिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट अगर मुतमईन हो, भाई वो तो कह देगा जी मुझे तो डेंगू हो गया, मुझे तो कोविड हो गया, मैं तो नहीं कर सकता, मैं आऊंगा तो सबको कोविड फैल जाएगा। अब ये अहम डिसेबिलिटी है, वाकई वो अगर आएगा कंपनी के माहौल में और सबको कोविड फैल गया, तो अदालत देखेगी कि उसे वाकई कोविड हुआ भी या नहीं हुआ। अदालत को तसल्ली देनी होगी। और जो है वो जैसे नहीं फिल्मी सीन होता कि जनाब वो हाथ पे वो पट्टियां चढ़ा के और बंदा आ जाता है कि जी मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, तो अदालत वाले नुमाइंदे आके ऐसे ऐसे दबा के देखेंगे कि वो अगर आई की आवाज उससे निकालता है तो इसका मतलब है कि वाकई चोट लगी हुई है, और अगर वो उसको कुछ नहीं होता। तो ये टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट बड़ा स्पेशल वर्ड है कि अदालत को लगेगा तो वो मानेंगे, नहीं लगा तो उसको नहीं मानेंगे। अगर इससे ज्यादा लिक्विडेटर हुए तो क्या होगा? मिलके वो करेंगे। कोर्ट बता देगा तुम्हारा क्या काम है और तुम्हारा क्या काम है, और उनके जब भी झगड़े होंगे तो कोर्ट ने कहा कि हम अपने चैम्बर्स में बुला के इनके दरमियान सुलह सफाई करवा दिया करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से वाइंड अप कर सके। जब एक जा रहा होगा और एक आ रहा होगा तो जाने वाला लिक्विडेटर आने वाले को सीट हैंड ओवर करके, सारी चीजें हैंड ओवर करके फिर जाएगा। तो ये लिक्विडेटर से रिलेटेड कुछ जनरल सी उन्होंने बातें की थी कि अपॉइंटमेंट में वो डिक्लेरेशन दे देगा 7 डेज के अंदर अंदर कि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक से ज्यादा पॉइंट हुआ तो पावर्स बता दी जाएंगी, डिस्प्यूट हुआ तो चैम्बर्स में मसला हल हो जाएगा। अदालत इनसे सिक्योरिटी मांगना चाहे तो मांग सकते हैं। ओएल रिजाइन या क्विट नहीं कर सकता बिफोर वाइंडिंग अप एक्सेप्ट फॉर रीजन ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट। और रेजिग्नेशन होगा तो आउटगोइंग लिक्विडेटर तब तक रहेगा जब तक नया बंदा नहीं आ जाता, अनलेस के कोर्ट ने खुद उसको निकाल दिया हो। और फाइनली ऐसा ना हो कि ये पैनल पे मौजूद लोग पैसों कमाने के लिए सैकड़ों कंपनियों के लिक्विडेटर बन जाएं। एक वक्त में 3 से ज्यादा कंपनियों को आपने पीएम या ओएल के तौर पर सर्व नहीं करना। डन। पहला स्टेप था, कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है, बाद में देखेंगे लिस्ट कौन सी है, कुछ वजह है जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है। दूसरा स्टेप, जरूरत पड़ी तो प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तीसरा स्टेप ऑफिशियल। अब ये जाएगा और जाके कंपनी के बड़ों से कहेगा कि मुझे चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किनके पास जाएगा, कब जाएगा? रेलेवेंट डेट के 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी वालों से ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मांगेगा। अब ये रेलेवेंट डेट क्या चीज है? जिस दिन प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट हुआ ये वो दिन है, अगर नहीं तो जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर हुआ है वो वाला दिन। भाई 2 बातें हो सकती है ना, या तो पहले प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट हो गया या वो नहीं अपॉइंट हुआ और वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया। तो जो काम पहले होगा वो बन जाएगी रेलेवेंट डेट। आसान अल्फाज में प्रोविजन मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर जिस दिन उसने चार्ज संभाला उसके 15 दिनों के अंदर अंदर वो लोगों से कहेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। ये 15 दिन थोड़े से कम है, तो ये जरूरत पड़ने पे ओएल, पीएम या कोर्ट अगर इसे बढ़ाना चाहे तो इसको 45 डेज तक ले जा सकते हैं खींच के। मैं इसको समझाने के लिए बोलता हूं दैट इज 15 + 30 = 45। 15 दिन स्ट्रेच होके 45 दिन तक जा सकते हैं। इसका मतलब है एक्सटेंशन 30 डेज की है। डन।
किन लोगों को कहेगा? वो लोग जो कि रेलेवेंट डेट पे जिस जिस दिन इसने चार्ज संभाला है, डायरेक्टर्स थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सीएफओ थे, सेक्रेटरी थे या एम्प्लॉय थे। ये रेलेवेंट डेट से पिछले एक साल में डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर रहे हैं या कंपनी की फॉर्मेशन में हिस्सा लिया है या कंपनी की इंप्लॉयमेंट में थे और वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब जो छोड़ गया हुआ है उसको जब बुलाकर उससे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो वो पता नहीं किसी और शहर में कोई और जॉब कर रहा होगा, उसे बुलाएंगे, 3-4 दिन लगेंगे, उसका आना जाना लगेगा, उसको वहां नुकसान उसे पड़ेगा। तो एनी ऑफ द अबव पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एंड बी पेड बाय PMEOL रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सच स्टेटमेंट। उस बंदे का जो खर्चा पानी उस पर लगेगा, जो उसका नुकसान होगा, हम उसे अदा करेंगे क्योंकि वो हमारे बुलाने पे हमें आके इन्फॉर्मेशन देने आया है। बात समझ आई? किन लोगों से कब ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी? इस इन्फॉर्मेशन में चीजें क्या होंगी? रेगुलर क्लास होती तो मैं कोशिश करता कि आपसे कहूं कि आप गेस करें, आप लोग जवाब देते, फिर हम देखते तो आपके जवाब से 80-90% मैच कर जाता, लेकिन अभी वक्त कम है। एसेट, डेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल कंपनी की, कैश इन हैंड और एट बैंक की डिटेल, क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं और उनमें से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कितने, कितनों के अगेंस्ट सिक्योरिटी क्रिएट हुई है, कितनों के नहीं है, उनको क्या सिक्योरिटी दी हुई है, कितनी अमाउंट है उनकी, डेट्स जो कंपनी को आने हैं, क्रेडिटर्स वो हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, और जो डेट्स ड्यू टू कंपनी है, कंपनी को उनसे पैसे आने हैं, उनके पर्टिकुलर्स वो कौन कौन से लोग हैं, अगर कंपनी का कोई एसेट कंपनी की कस्टडी या पोजीशन में नहीं है तो कहां पड़ा हुआ है, किसके पास पड़ा हुआ है, उनकी डिटेल्स, वो तमाम एड्रेसेस की, वो तमाम प्लेसेस का फुल एड्रेस जहां कंपनी ने पिछले 180 दिन में अपना बिजनेस किया। कोई भी लीगल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं अदालत में तो वो, जिसमें कंपनी भी एक पार्टी है, और पसंदीदा सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी स्पेसिफाइड बाय कोर्ट को, पीएम को, ओएल को, इनमें से किसी को भी कोई भी और पर्टिकुलर अच्छे लगे तो वो इसमें वो कह सकता है। इवन यहां तक हो सकता है कि डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट्स की डिटेल भी मांगे तो देनी पड़ेगी। कोई भी शख्स जो अपने आप को क्रेडिटर या कंट्रीब्यूटरी कहता है इन राइटिंग, यानी कि साबित कर दे कि मैं क्रेडिटर हूं या कंट्रीब्यूटरी हूं, वो इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की एक पैसे देके कॉपी लेके देख सकता है कि कंपनी की क्या इस वक्त सिचुएशन है जो अदालत को रिपोर्ट होने जा रही है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या है? कुछ लोगों ने एक खास टाइम में लिक्विडेटर को ये स्टेटमेंट बना के दी है जिसमें कंपनी के एसेट्स, डेट्स, लायबिलिटीज, क्रेडिटर कितने हैं, रिसीवेबल्स कितने हैं, उनकी अमाउंट क्या है, उनकी नेचर क्या है, एसेट्स कहां पड़े हुए हैं, ऑफिसेस कौन कौन से ऑपरेट हो रहे हैं, लीगल केसेस क्या, सब कुछ की एक कंप्रीहेंसिव डिटेल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिल गई लिक्विडेटर को। अब जब लिक्विडेटर को ये डिटेल मिल गई तो अब लिक्विडेटर एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बना के अदालत को भेजेगा और मोर और लेस तकरीबन इसी तरह के पॉइंट्स उसमें भी होंगे। OL एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जब उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिल जाए जितना जल्दी हो सके अदालत को रिपोर्ट दे दे, बट नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ, तो मैक्सिमम डेडलाइन है वाइंडिंग अप डेट से 60 डेज। याद रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 15 दिन का टाइम था फ्रॉम रेलेवेंट डेट, ये 60 दिन का टाइम है फ्रॉम रेलेवेंट डेट नहीं वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो भले प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट भी हो गया हो तो ये टाइमलाइन बाद में शुरू होगी। इसमें क्या होगा? नेचर एंड डिटेल ऑफ एसेट्स, लोकेशन और करंट वैल्यू क्या है, कैश इन हैंड एट बैंक, और यहाँ नई चीज आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑथराइज और पेड अप कैपिटल की डिटेल, एग्जिस्टिंग और कंटिजेंट लायबिलिटीज और उसमें पर्टिकुलर क्रेडिटर के सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कितने हैं, डेट्स कंपनी को कितनों से आने और उनके क्या कवाइफ हैं, कंट्रीब्यूटरी से कितने पैसे आने हैं, कंपनी के जो ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉफ्ट एसेट्स और इस तरह की जो इंटेंजिबल्स हैं उनकी डिटेल, जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं उनकी डिटेल, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की डिटेल, लीगल केसेस की डिटेल और एनी अदर इंफॉर्मेशन की डिटेल। तो ये एनी अदर इंफॉर्मेशन भी हमने पहले पढ़ा हुआ था, लीगल केसेस भी पहले पढ़ा हुआ था, डेट ड्यू टू कंपनी भी पढ़ा हुआ था, क्रेडिटर्स भी पढ़ा हुआ था, कैश इन हैंड बैंक भी पढ़ा हुआ था और एसेट्स भी पढ़े हुए थे। तो अगर आप उसको याद करके वो इजाफी चंद पॉइंट्स याद कर लें जो यहाँ एडिशनल हैं तो काम चल जाता है। एक जगह 7 चीजें, एक जगह 12 चीजें, 5 इजाफी आपने आइडेंटिफाई की और आपने उनको अलग से याद कर लिया। ये हो गई मेन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अलावा भी कुछ और बातें भी हो सकती हैं, यानी कि कंपनी के बिजनेस की वायबिलिटी पे भी रिपोर्ट बना के दे सकता है। वो कह सकता है मैंने कंपनी के चार्ज संभाल लिया है, कंपनी की फैक्ट्री अभी बंद ना करें, 8 महीने बाद बंद करें। क्यों? ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो साइकिल कंप्लीट होगा तो इससे 8 महीने चलाने में हमें ज्यादा फायदा है। तो अगर लिक्विडेटर चाहे तो वो रिपोर्ट में बता सकता है कि ये बिजनेस ऐसे चलना चाहिए, ये ऐसे चले, ये ऐसे चले, तो वो अदालत से उसकी परमिशन ले सकता है। OL अपने तौर पे भी कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट देना चाहिए, अदालत इससे कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट लेना चाहे तो वो भी हो सकती है।
ये अपनी मेन रिपोर्ट में ये भी बता सकता है कि कंपनी बनाने वाले कौन थे और क्या उन्होंने कंपनी गलत नियत से तो नहीं बनाई थी, फ्रॉडुलेंट लोग तो नहीं थे, बेईमानियां तो नहीं करते थे। तो वो ये सारी चीजें अपनी रिपोर्ट में दे सकता है और ये रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के साथ साथ रजिस्ट्रार को भी साथ साथ आपने फॉरवर्ड करनी है। ये सब समझ आया? तो हमें स्टेप 2, 3, 4, 5 समझ आ गए। प्रोविजनल मैनेजर क्या होता है, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के वक्त लिक्विडेटर किस पैनल से आता है और उसकी क्या जिम्मेदारी है, देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है और कोर्ट वाली रिपोर्ट क्या है। इस चैप्टर में 3 जगह जरा ज्यादा सॉलिड रट्टा लगाना पड़ता है। एक तो रिपोर्ट और इसके कंटेंट जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जो मिलते जुलते हैं। दूसरा 2 बातें जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके नाम और उनकी डिटेल्स, और किन रीजंस पे अप्लाई कर सकते हैं उन रीजंस की डिटेल। तो हो जाए आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो जो हम बार बार कह रहे हैं ना, वो लोग जो वाइंडिंग अप बाय कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो एक लिस्ट है, एक्सप्रेस लिस्ट। इसका ये मतलब है कि कभी भी कोई भी उठ के अगर उसका दिल कर रहा है कि कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा अलाउड नहीं है। सिर्फ चंद स्पेसिफिक लोग हैं जिनको ये इजाजत है कि वो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक कौन से लोग हैं? कंट्रीब्यूटरी रजिस्ट्रार, क्रेडिटर, एसईसीपी उसका ऑफिसर और कंपनी इटसेल्फ। अब यहां ये याद रखना है कि कौन लोग किन कंडीशंस को पूरा करेंगे तो वो एप्लीकेंट बन सकते हैं, वरना वो एप्लीकेंट नहीं बन सकते। तो इस टेबल को आपने अलग से क्रैम करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये कौन कौन सी रीजन पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सोचना है ये कौन लोग हैं और क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी इनको अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर रजिस्ट्रार ने अप्लाई करना है तो पहले उसे एससीसीपी की सैंक्शन, रजामंदी चाहिए होगी पिटीशन देने से पहले, और सैंक्शन तब तक एससीसीपी नहीं देगा जब तक कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना मिल जाए। इसका मतलब है अगर रजिस्ट्रार को कुछ शकू को शुबात है कि कंपनी गलत चल रही है तो वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अगर समझ आ जाएगा कि कंपनी वाले गलत लोग हैं तो वो इजाजत लेगा एससीसीपी से, और इजाजत लेने के बाद कोर्ट के पास चला जाएगा एप्लीकेशन देने। ये शर्तें रजिस्ट्रार के लिए जरूरी है। अगर एससीसीपी ने खुद अप्लाई करना है, एससीसीपी किसी ऑफिसर ने अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक इन्वेस्टिगेशन अगर आपने की हो कंपनी के अफेयर्स में और ये रिवील हो गया हो कि ये फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए बनी थी, ये ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे तरीके से कर रहे हैं जो ऑपरेसिव है, जो दबा रहा है लोगों को, कंपनी के बनाने वालों को, मैनेजमेंट फ्रॉड, मिसफीजेंस और अदर मिसकंडक्ट्स वगैरह कर रही है, यानी आसान अल्फाज में कंपनी बुरी हरकतें कर रही है, ये साबित हो गया। आफ्टर द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज प्रोवाइडेड टू कंपनी, ये अप्लाई कर देंगे। और अगर लाइसेंस रिवोक हो गया है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि लाइसेंस रिवोक होने से पहले इन्वेस्टिगेशन हो गई होगी। तो एससीसीपी कब अप्लाई करेगा, जब एक तहकीक चल रही हो कंपनी की और तहकीक में साबित हुआ हो कि कंपनी सही नहीं है, कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और डायरेक्टली कोर्ट को जाके कह देंगे जी इस कंपनी की वाइंडिंग अप के बारे में सोचें। इंटरेस्टिंगली कंपनी खुद भी एक एप्लीकेंट हो सकती है एज अ कंपनी। अगर कंपनी में लोग ये सोचें कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे हमें भरोसा नहीं है, ये तो फिर चंद बड़े अपने तरीके से वाइंड अप करेंगे, तो कंपनी वाले उस वक्त स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी उस कंपनी को वॉलंटरी के बजाय डायरेक्ट बाय कोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। करना सिर्फ ये होगा कि आपने एसेट्स और लायबिलिटीज, बिजनेस ऑपरेशन और लीगल केसेस की डिटेल पहले ही दिन जमा करानी होगी। जब आप खुद मानते हैं कि आपको वाइंड अप हो जाना चाहिए तो फिर इंतजार नहीं करना, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टाइप की चीज बनानी है और अप्लाई कर देना है कि जी आप हमारी कंपनी को वाइंड अप कर दें और ये हमारी डिटेल्स हैं। तो रजिस्ट्रार भी अप्लाई कर सकता है, एससीसीबी भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं। वो क्रेडिटर्स जो आज हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये जो क्रेडिटर बनने जा रहे थे, दोनों में से कोई भी हमारे ऊपर लीगल केस कर सकता है। क्रेडिटर को पहले साबित करना होगा कि एक जेन्युइन सिचुएशन डेवलप हो गई है कि इस कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए। कानून की जुबान में से कहते हैं प्राइमा फेशाई केस हैज बीन एस्टैब्लिश। प्राइमा फेशाई कहते हैं मुबैयना को, जो फेस से जाहिर है, जो साफ नजर आ रहा है। तो लॉ में ना कई दफा कुछ इस तरह के लीगल वर्ड्स होते हैं और आईकेप कभी कभी पेपर में सवाल पूछते हुए लीगल वर्ड पूछ लेता है। एक दफा उसने पूछा था वो सिचुएशन बताओ जिसमें इप्सो फैक्टो डायरेक्टर ऑफिस छोड़ देता है। अब लोग इप्सो फैक्टो में गलाबाजियां खाते रह गए और उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो पूछ क्या रहा है। तो जैसे हमने मोटाटस मोटांडस देखा था, तो इसी तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी देखा था, आगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे
इनको एक प्राइमा फेसाई केस डेवलप करके अदालत की सेटिस्फेक्शन के तौर पर रखना होगा, और अगर अदालत को लगे कि ये खामखा गुस्सा निकाल रहे हैं कंपनी पे, तो वो आपसे सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं। आपको सिक्योरिटी जमा करानी होगी कि जी हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे, और अगर हमने झूठा इल्जाम लगाया तो हमारी सिक्योरिटी आप जब्त कर लीजिएगा। तो क्रेडिटर की दो शर्तें क्या है, एक तो बड़ा जेन्युइन प्राइमा फेसाई केस डेवलप हुआ वो, और नंबर 2 सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें जितनी अदालत कहे उतनी। और कौन अप्लाई कर सकता है, कंट्रीब्यूटरी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं कर सकते, ये जब डर जाए तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक कंपनी के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि वो मिनिमम से नीचे चली जाए, ये मिनिमम कितने होते हैं कंपनी के मेंबर्स, प्राइवेट में 2 और बाकियों में 3, तो अगर एक कंपनी इतने से नीचे चली जाए और 180 दिन से ऊपर चलती रहे, तो अगर एक कंपनी की हालात हो जाए और लोग घबरा जाए और वो पहुंच जाए अदालत के पास और अदालत से कहें कि जी हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स 2 या 3 व्हाटएवर जिस भी तरह की कंपनी उससे नीचे जा चुके हैं, लेकिन अदालत ये जरूर देखेगी कि ऐसा ना हो कि 3 दिन पहले कंपनी में आए थे और 2 दिन बाद कंपनी में मौजूद भी नहीं होंगे और जज्बाती हो रहे हैं, तो वो ये देखेंगे कि पिछले 1.5 साल में क्या कम से कम 180 दिन ऐसे हैं जिसमें वो बंदा मेंबर की सीट पे बैठा रहा हो, या कम से कम शेयर्स उसके पास थे, या अगर वो साबित कर दे कि मैं तो ओरिजिनल अलॉटीज में से हूं, ओरिजिनल अलॉटी जिनको सबसे शुरू में शेयर्स मिले थे, तो वो शेयर्स जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूटरी है वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम या हैव बीन हेल्ड बाय हिम एंड रजिस्टर्ड इन नेम फॉर एटलीस्ट 180 डेज ड्यूरिंग 18 मंथ्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, या उसको किसी फॉर्मर होल्डर की डेथ पे उसको मिल गए थे, या तो खुद उसने अपने नाम पे रजिस्टर कराए हुए थे या किसी और की डेथ की वजह से उसे शेयर मिले हुए थे। किसी भी वजह से अगर एक बंदा पिछले 1.5 साल में 180 दिन यानी पिछले 18 महीने में 180 दिन, वही वाली बात हो गई, वो जीरो लगाने वाली बात, तो तकरीबन वो कहना चाह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द टाइम अगर एक बंदे ने गुजारा है उस कंपनी में पिछले 1.5 साल में, तो वो ये हक रखता है कि वो ये वाली एप्लीकेशन दे सकता है। तो कंट्रीब्यूटरी सिर्फ एक वजह से एप्लीकेशन देंगे अगर नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम से नीचे चले गए। अब याद रहे एक ये लिस्ट है और एक दूसरी लिस्ट है, इनको मिक्स नहीं करना। इसके बाद जो लिस्ट पढ़ेंगे वो होगा कि किन किन रीजंस पे कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है, और ये लिस्ट है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इनमें से कोई भी उनमें से किसी भी रीजन पे अप्लाई कर सकता है। इसको लिंक नहीं करना कि वो वाला उस रीजन पे अप्लाई करेगा, वो वाला उस रीजन पे अप्लाई करेगा। वो सर्कमस्टांसेस है जिसमें वाइंडिंग अप की तरफ दरखास्त दी जा सकती है, ये वो घबराए हुए लोग हैं जिन्होंने जाके एप्लीकेशन दे दी। सिर्फ इसकी रीजन डिफाइंड है बस कंट्रीब्यूटरी की, बाकियों की कोई रीजन डिफाइंड नहीं है। ज्यादातर जगह इन्वेस्टिगेशन गड़बड़े और इस तरह की चीजें हैं। बात समझ आ रही है? अब फाइनली उस लिस्ट को देखना है जिसको आपने भरपूर सा रट्टा मार लेना है। इन 5 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फाइनली वो लिस्ट, इस लिस्ट को आपने ऑब्वियसली याद करना है। अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन के लाइसेंस कैंसिल होने की शर्तें याद की होंगी तो उससे भी हेल्प मिल जाती है। इसमें से काफी सारी रीजंस वहां हमने पढ़ी हुई हैं। क्यों एक कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ बात की जा सकती है? अगर कंपनी ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन से कहा भाई मुझे बंद कर दो, स्टैच्यूटरी मीटिंग ना कराई हो या स्टैच्यूटरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को ना दी हो, हम आगे चल के मेंबर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, एक बड़ी जरूरी मीटिंग होती है कंपनी की सबसे पहली, उसको कहते हैं स्टैच्यूटरी मीटिंग। इवन पहली एजीएम से भी पहले हो जाती है वो। तो स्टैच्यूटरी मीटिंग अगर नहीं करवाई या करवाई और उसकी रिपोर्ट जमा ना कराई, 2 लगातार एजीएम्स नहीं करवाई, 2 लगातार ईयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराई, मिनिमम से नीचे चले गए, कंपनी अपने डेट्स अदा नहीं कर पा रही। इस लाइन को भी थोड़ा सा समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। कंपनी लिस्टेड थी अब नहीं रही, कोर्ट को मुनासिब सा लग रहा है कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, याद है, जहां उनको ठीक लगे मुनासिब लगे तो वो भी कर सकते हैं। कंपनी में मेंबर ही कोई नहीं रहा, कंपनी का सोल बिजनेस अकेला बिजनेस एक लाइसेंस एक्टिविटी था और वो लाइसेंस रिवोक हो गया। सेक्शन 42 वाला लाइसेंस, ये क्या है सेक्शन 42? नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन एक खास सेक्शन में होती है, ये बड़ा मशहूर सेक्शन है। आई के अपने आज तक सेक्शन नंबर के साथ अगर कोई सवाल पूछा तो सेक्शन 42 वाला पूछा है, तो ये बड़ा मशहूर सेक्शन है। सेक्शन 42 वाली कंपनी यानी कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो सेक्शन 42 वाली कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया या कंपनी लाइसेंस की शर्तें नहीं पूरी कर रही या साल हो गया पूरा और कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही। बात समझ आई? तो
ये लिस्ट, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। कंपनी इस कंसीव बनाई गई है या बहुत फॉर अनलॉफुल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। कंपनी को ऐसा काम कर रही है जो पाकिस्तान के किसी लॉ ने मना किया हुआ है। कंपनी अपने माइनॉरिटी मेंबर्स को दबा रही है, यानी कि कम से कम 10% वोटिंग पावर रखने वाले लोग परेशान है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या जो कंपनी बनाने प्रमोट करने वाले थे उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। रन एंड मैनेज बाय पर्सन जो कि प्रॉपर और ट्रू अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे, वो लोग जो आर्टिकल्स मेमोरेंडम की रिक्वायरमेंट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, बदअनवानियां कर रहे हैं, बदनजमियां कर रहे हैं, यानी कि कंपनी पे बहुत बुरे हालात है। कंपनी कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा अनलॉफुल एक्टिविटीज में ये जो आपके अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स होते हैं और डिफरेंट तरह की जो रेफरल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड, पॉन्जी स्कीम्स, लोकल, इंटरनेशनल। अब अगेन रेगुलर क्लास होती है, इनमें से हर किसी को डिटेल से समझते हैं, लेकिन अगर कंपनी इस तरह की बेईमानियां कर रही है जिसमें वो चालबाजी वाली चीजें हैं कि आगे से आगे फॉरवर्ड करो और कमीशन देते जाओ, या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह का, या तुम ये वो कर लो, इतने रिश्तेदारों को भेज देना, फिर इतने बंदे हमारे पास भेज देना, फिर तुम्हें इतना मिल जाएगा, उन्हें इतना मिल जाएगा। तो बहुत सारी इस तरह की अजीबोगरीब सी स्कीम्स होती हैं जो लोगों से पैसे बटोरने के लिए बनाई जाती हैं। तो इस तरह की जितनी भी स्कीमों में कंपनी इन्वॉल्व हो, कोई भी और ऐसा बिजनेस एक्टिविटी जो एससीसीपी ने कहा खबरदार ये एक्टिविटी कंपनियां नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उनकी वाइंडिंग अप हो सकती है। फिर इस तरह की सिचुएशन जिसमें एक बंदा कोई डिपॉजिट दे और उसके रिटर्न में एक लॉटरी हो, एक चांस हो और एक बस कुरानंदाजी हो और शायद उसको कुछ इनाम ना मिले और शायद उसको बहुत बड़ा इनाम मिल जाए। तो जिस तरह की लॉटरियां हैं, जो इस तरह की चीजें जिसमें आपको कूपन पैसे देते हैं और उस पैसे के बदले आपको या तो कुछ भी नहीं मिलता या किस्मत हो तो आपको बड़ा कुछ मिल सकता है, ये सारी तरह की स्कीमें उन्होंने कहा गलत है। अब अगेन ना हमारे सिलेबस में इसकी डिटेल है, ना इस वक्त हमारे टाइम में इतना मार्जिन है, अदरवाइज इसके ऊपर इसकी डिटेल पे बड़ा तसल्ली से बात होती है कि एग्जैक्टली पॉन्जी, पिरामिड, मल्टी लेवल इसके क्या मतलब है। फिलहाल इनका मतलब कोई नहीं है, फिलहाल ये एक लिस्ट है जो कि गंदे काम है, और ये गंदे काम अगर एक कंपनी करेगी तो वो गंदी कंपनी कहलाएगी। तो इस गंदी कंपनी को साफ करने के लिए हम इसे वाइंड अप कर देंगे। हमने पीछे पढ़ा कंपनी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट, कंपनी पैसे नहीं दे पा रही। अब सवाल ये कि कब हम कहेंगे कि कंपनी पैसे नहीं दे पा रही। उन्होंने उसका एक बेंचमार्क दिया। उन्होंने कहा अगर एक क्रेडिटर है कंपनी का जिसका लाख रुपए से ऊपर का बैलेंस है, वो कंपनी को अप्लाई करता है और कंपनी उसको 30 दिनों के अंदर अंदर ना तो पे कर पाती है, ना सिक्योर कर पाती है, ना कंपाउंड कर पाती है। पे का मतलब है पैसे दे दिए, सिक्योर का मतलब उसे क्या अभी पैसे नहीं है लेकिन ये एसेट ले जाओ रखो, जब पैसे दे देंगे तुमसे एसेट वापस ले लेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड, फ्यूचर पे आप डेफर कर देते हैं। आप कहते हैं आज तुम्हारे 100 रुपए देने थे, तुम जाओ 6 महीने बाद तुम्हें 120 रुपए दे देंगे। उससे भी वो मुतमईन हो जाता है कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ मुझे फायदा मिल रहा है। तो पे नहीं किया, सिक्योर नहीं किया, कंपाउंड नहीं किया 30 डेज के अंदर अंदर, या कोर्ट या किसी अथॉरिटी ने क्रेडिटर की फेवर में ऑर्डर किया कि भाईजान तुम जीत गए हो, जाओ कंपनी से पैसे वसूल कर लो। वो अपने हाथ में अदालती फैसला लेके उछलता कूदता आया और उसने कहा ये अदालती फैसला, कटो पैसे। कंपनी के पास पैसे थे ही नहीं। यानी अगर इतनी बुरा वक्त आ गया है कि एक बंदा आके अदालती हुक्मनामा जमा करा रहा है कि भैया अदालत के लिए पैसे दो, और कंपनी फिर भी पैसे ना दे पाए, तो इसका मतलब है कि कंपनी पे कुछ ऐसा वक्त आ चुका है, कंपनी इज अनेबल टू पे डेट। नहीं तो अगर अदालत को खुद ही से ऐसा लगे कि कंपनी पे बुरा वक्त आ गया, तो अगर इन्हें लगे कंपनी इज अनेबल टू पे डेट, या क्रेडिटर कम से कम लाख रुपए से ऊपर वाला क्लेम करे कि 30 दिन गुजर गए और मैंने इनसे कहा है और ये मुझे पैसे नहीं दे पा रहे और हौसला भी नहीं दे पा रहे, या किसी जगह किसी अथॉरिटी ने फेवर में ऑर्डर कर दिया और कंपनी फिर भी पैसे नहीं दे रही, तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी इज अनेबल टू पे डेट। और व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे डेट, तो ये रीजन बन जाएगी वाइंडिंग अप की एक, और इसके तहत कंपनी की वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि ये टेबल, ये जो स्टेप 1 है, ये सारा बड़ा अहम है। वो जो एप्लीकेंट्स हैं, वो जो रीजंस हैं ये, और अल्टीमेटली वो जो वो 2 तरह के कागज हैं उनके कंटेंट्स, ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो एक चैप्टर जिसमें कम लॉजिक और ज्यादा रट्टा है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि हम उसको लॉजिकली ओवरऑल समझ लें ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं, बल्कि बीच में हम जरा ज्यादा जज्बाती हो कि मार्शल्लाह और उस तरफ भी चले गए थे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इस वीडियो को महफूज रखे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।